ग्राम विकास अधिकारियों के पद और पुलिस में एकमुश्त सीधी भर्ती को मंजूरी देकर कैबिनेट ने बेरोजगारों को खुश होने की वजह दी है। इसके अलावा प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ऐलान किया है कि जल्द ही गन्ना किसानों को उनका भुगतान दिलाया जाएगा। उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने दी है बेरोजगारों को एक उम्मीद। उत्तर प्रदेश में कैबिनेट ने प्रदेश के 2900 ग्राम विकास अधिकारियों की सीधी भर्ती को मंजूरी दे दी है। इसके अलावा पुलिस विभाग में एकमुश्त भर्ती को भी मंजूरी दी गई है। इस बैठक में चीनी नीति में जरूरी संशोधन को मंजूरी मिली है। इस बैठक में चीनी मिलों का किसानों को जल्द भुगतान कराए जाने का भरोसा खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री ने दिलाया है। साथ ही मुख्यमंत्री ने साफ किया है कि चीनी मिलें सिर्फ किसानों की ही नहीं, सरकार की भी कर्जदार है। चीनी मिल प्रदेश के बिजली विभाग की 700 करोड़ की कर्जदार है। साथ ही ये भी ऐलान किया कि अब शाहजहांपुर में नई चीनी मिल लगाए जाने को मंजूरी दे दी गई है। उत्तर प्रदेश में उद्योगों को राहत देने के लिए ओटीएस समाधान योजना के तहत जिला उद्योग यूनिटों के 80 करोड़ के ब्याज में राहत को मंजूरी भी दी गई। यूपी में निवेश को आमंत्रित करने के लिए कई बड़े प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। माना जा रहा है कि इन प्रस्तावों के बाद निवेशकों को बड़ी सहूलियतें भी मिल सकेंगी। लोकायुक्त की रिपोर्ट पर मुख्यमंत्री ने तोड़ी है अपनी चुप्पी। माया के स्मारकों में हुए घोटाले पर मुख्यमंत्री ने जल्द कार्रवाई का दिया है भरोसा। वैसे तो यूपी की कैबिनेट में माया के स्मारकों के घोटाले एजेंडे में नहीं था, लेकिन इस पर जमकर चर्चा हुई। कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया कि लोकायुक्त की जांच कानून के दायरे में हुई थी, ऐसे में कार्रवाई भी कानून के दायरे में ही होगी। लोकायुक्त की जांच में 14 अरब से ज्यादा के घोटाले की बात सामने आई है और माया सरकार के कई बड़े नाम इसमें फंसते नजर आ रहे हैं। वो कानून के अंदर जांच हो रही है, लोकायुक्त की रिपोर्ट है। जो कानून के अंदर जो कार्रवाई होनी होगी वो सरकार कानून के अंदर कार्रवाई करेगी। मुख्यमंत्री ने कार्रवाई का ऐलान तो कर दिया है, पर जनता को बातों का नहीं कार्रवाई का इंतजार है। बसपा के राष्ट्रीय महासचिव नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने जौनपुर में अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि उन्हें पहले से ही अंदेशा था लोकायुक्त उनके खिलाफ काम करेगा। बसपा के राष्ट्रीय महासचिव नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने लोकायुक्त के अस्तित्व पर सवालिया निशान लगाते हुए कहा कि उनका कार्यकाल बढ़ाए जाने का मामला खुद उच्चतम न्यायालय में चल रहा है। ऐसे में अगर उच्चतम न्यायालय ने उनकी वैधता समाप्त कर दी तो कैसी जांच रिपोर्ट। उन्होंने कहा कि सपा सरकार में अपराधियों का बोलबाला है, खासकर मुस्लिमों का ये सरकार शोषण कर रही है और उसका हालिया उदाहरण कचहरी ब्लास्ट के आरोपी खालिद मुजाहिद की पुलिस कस्टडी में मौत है। लोकायुक्त जी की महानता के बारे में हम 30-32 साल से सुन रहे थे, वो महान है। वैसे तो नसीमुद्दीन सिद्दीकी मीडिया से काफी दूर रहते हैं, लेकिन जौनपुर में जब उन्होंने मीडिया का सामना किया तो सपा सरकार और लोकायुक्त पर जमकर भड़ास निकाली। स्मारक घोटाले के बाद माया सरकार का एक और घोटाला सामने आया है। इस बार खुलासा हुआ है भूमि विकास बैंक में नौकरियों की बंदरबाट का, जिसमें पता चला है कि किस तरह से अधिकारियों और मंत्रियों के रिश्तेदारों को नौकरियां बांटी गई। भूमि बैंक घोटाले की जांच कर रही एसआईबी ने इस गोरख धंधे का खुलासा किया। एसआईबी के मुताबिक कोर्ट के आदेश को दरकिनार करते हुए 99 लोगों की भर्तियां बैंक में की गई। स्मारक घोटाले के बड़े अभियुक्त के रूप में सामने आए रामबोध मौर्य की बेटी शिवानी मौर्य के लिए तो एक विशेष पद ही बना दिया गया, पद विकास अधिकारी का, और उनको उस पद पर आसीन भी करा दिया गया। इसके अलावा शाखा प्रबंधक और वित्त विश्लेषक के पद भी सृजित किए गए। गौरतलब है कि एसआईबी ने भूमि विकास बैंक में हुए घोटाले की जांच शुरू की थी और उसी दौरान ये सारी अनियमितताएं भी सामने आई। बीजेपी नेता राजनाथ सिंह के बाद उनके दूत अमित शाह यूपी में कुछ नया नहीं कर पाएंगे। दरअसल लोकसभा चुनाव के मद्देनजर उत्तर प्रदेश में सियासी बयानबाजियां तेज हो गई हैं। उत्तर प्रदेश बीजेपी की तरफ से अमित शाह को प्रभारी बनाए जाने पर कांग्रेस ने चुटकी ली है। कांग्रेस का दावा है कि जब राजनाथ सिंह के हाथ में सूबे की कमान थी तो वो उत्तर प्रदेश का भला नहीं कर पाए, तो आखिरकार अब उनके दूत अमित शाह उत्तर प्रदेश में कोई नया करिश्मा कैसे कर लेंगे। कांग्रेस ने हमलावर रुख दिखाना भी शुरू कर दिया है। बीते दिनों अल्पसंख्यकों की बैठक कर चुकी कांग्रेस का पूरा ध्यान उत्तर प्रदेश में केंद्रित करने पर लग गई है। हर एक सियासी हलचल पर कांग्रेस की नजर है। दरअसल हाल ही में अमित शाह को उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाए जाने पर कांग्रेस ने चुटकी ली है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष निर्मल खत्री ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि जब उत्तर प्रदेश की सत्ता राजनाथ सिंह के हाथों में थी तब राजनाथ कुछ नहीं कर पाए, तो आखिरकार उनके दूत अमित शाह यहाँ क्या नया कर लेंगे। कांग्रेस ने केंद्र की योजना मनरेगा को प्रदेश में एक बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी भी शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश में मनरेगा योजना को बंद करने की सपा की साजिश करार देते हुए कांग्रेस ने कहा है कि वो मनरेगा को यूपी में बंद होने नहीं देगी। राजनाथ सिंह जी जिन्होंने उनकी तैनाती की है, उनके हाथ में जब इस प्रदेश की बागडोर रही तो बीजेपी नहीं जब सुधार पाई, तो उनके दूत उसमें क्या सुधार कर लेंगे।
बहरहाल देर से ही सही, लेकिन कांग्रेस इस बात को समझ गई है कि अगर लोकसभा चुनाव में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करानी है तो सूबे के सभी सियासी हलकों के सियासी कदम पर नजर रखनी होगी। दिल्ली में बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक हुई। बैठक खत्म होने के बाद पार्टी ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। बीजेपी महासचिव अनंत कुमार ने कहा कि पिछले 9 सालों में यूपीए की केंद्र सरकार हर मौके पर नाकाम रही। बीजेपी केंद्र सरकार की विफलता पर घिरेगी। बीजेपी लोकसभा चुनाव के लिए तैयार है, सरकार को जब मन करे चुनाव करवा ले। बीजेपी और एनडीए चुनाव के लिए तैयार है। उन्होंने बताया कि मोदी ने सुझाव दिया है कि बीजेपी को केंद्र सरकार की विफलता पर घेरने से पहले पार्टी के भीतर ही चर्चा करनी चाहिए। इसके बाद ही सरकार की विफलता को लेकर लोगों के बीच जाना चाहिए। मोदी ने पार्टी को ये भी सुझाव दिए हैं कि मीडिया का कैसा प्रभावकारी तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। संसदीय बोर्ड की बैठक खत्म होने के बाद अनंत कुमार ने कहा कि यूपीए सरकार के 9 साल पूरे हो रहे हैं। इन 9 सालों में यूपीए सरकार हर चीज में विफल रही है। बीजेपी करेगी जेल भरो आंदोलन। भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार और यूपी सरकार की नीतियों के खिलाफ 27 मई से 2 जून तक जेल भरो आंदोलन करेगी। भारतीय जनता पार्टी अब संसद में ही नहीं बल्कि सड़कों पर भी यूपीए सरकार की कुशासन, भ्रष्टाचार को निशाना बना रही है, जिसके लिए भाजपा जेल भरो अभियान की शुरुआत करने जा रही है। 27 मई को लखनऊ में इसकी शुरुआत होगी और 29 मई को रामपुर में नए प्रदेश प्रभारी अमित शाह सहित लक्ष्मीकांत वाजपेयी और मुख्तार अब्बास नकवी गिरफ्तारियां देंगे। यही नहीं, भाजपा के निशाने पर राज्य की सपा सरकार की कानून व्यवस्था और मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति भी है। भाजपा ने आरोप लगाया है कि देश हित को भूलकर बम ब्लास्ट के आरोपियों पर से मुकदमा वापस लेना सिर्फ वोट बैंक की लालच दर्शाता है। उत्तर प्रदेश सरकार की मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति, विद्युत संकट, कानून व्यवस्था की खराब स्थिति, इन सब मुद्दों को लेकर 27 तारीख से 2 तारीख तक जेल भरो आंदोलन होगा। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के नेता जेल भरो आंदोलन को सफल बनाने के लिए रणनीति बनानी भी शुरू कर दिए हैं। सीबीआई के क्लोजर रिपोर्ट को देख के सीएमओ ए.के. शुक्ला ने ली राहत की सांस। पूर्व सीएमओ डॉक्टर वी.के. आर्या और डॉक्टर वीपी सिंह के हत्याकांड में सीबीआई ने पूर्व सीएमओ डॉक्टर ए.के. शुक्ला को क्लीन चिट दे दी है। सोमवार को क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करते हुए सीबीआई ने दोनों मामलों की तफ्तीश भी खत्म कर दी है। सीबीआई के इस कदम के बाद दोनों मामलों में अभियुक्त आनंद प्रकाश तिवारी, विनोद शर्मा, रामकृष्ण वर्मा के खिलाफ ही हत्या का मुकदमा चलेगा। सीबीआई ने विशेष अदालत के समक्ष अपनी क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करते हुए कहा कि विवेचना में डॉक्टर ए.के. शुक्ला के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिले हैं, अतः अंतिम रिपोर्ट को मंजूर करते हुए आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा करें। कोर्ट ने वादी को 31 मई तक का समय दिया है कि वो अपना नोटिस जारी कर सके। डॉक्टर नुपुर तलवार और राजेश तलवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट से एक बार फिर राहत नहीं मिली। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया। आरुषि हेमराज मर्डर केस में अभियोजन की गवाही पूरी होने के बाद ट्रायल कोर्ट ने आरोपी डॉक्टर राजेश और उनकी पत्नी नुपुर तलवार को अपना बयान दर्ज करने के लिए सम्मन किया था। राजेश और नुपुर तलवार ने सीबीआई की स्पेशल ट्रायल कोर्ट में ये अपील की कि इस केस में सीबीआई के तत्कालीन ज्वाइंट डायरेक्टर अरुण कुमार, कुछ दूसरे ऑफिसर्स व डॉक्टर समेत 14 एडिशनल गवाहों की भी कोर्ट में बुलाकर उनके बयान दर्ज किए जाने चाहिए। ट्रायल कोर्ट से अपील खारिज होने के बाद तलवार दंपत ने सीधे सुप्रीम कोर्ट में उस फैसले को चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट में अपील के बिना इसमें सीधे दखल देने से इनकार कर दिया। इसके बाद तलवार दंपत ने 15 मई को इलाहाबाद हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। तलवार और नुपुर तलवार की तरफ से याचिका दाखिल को आज खारिज कर दिया कोर्ट ने, ये कह करके कि नीचे की अदालत का जो आदेश है वो बिल्कुल सही है, उन सीबीआई ऑफिसर्स को बुलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तलवार दंपति को इस याचिका के खारिज हो जाने पर एक और झटका लगा है, साथ ही अब वो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। उत्तराखंड राज्य कैबिनेट की बैठक मंगलवार को आयोजित की गई। बैठक में कई महत्वपूर्ण मसलों पर फैसला लिया गया। इसमें समाज कल्याण विभाग के तहत अनुसूचित जाति व जनजाति के पैसों को खर्च करने की बाध्यता विभागों के लिए कर दी गई है। वहीं प्रदेश में सस्ता राशन दिए जाने को लेकर बोगड़ा सरकार ने फैसला लिया है। इसके तहत अब 5 किलो चावल एपीएल उपभोक्ताओं को मिलेगा, लेकिन 8.45 रुपए प्रति किलो की दर से। इससे पहले 6 रुपए प्रति किलो की दर से मिलता था। वहीं कनिष्ठ अभियंताओं के लिए खुशखबरी है, सरकार ने उनके ग्रेड पे में बढ़ोतरी कर दी है। जो पहले 4200 था और उसको बढ़ाकर 4600 कर दिया गया है। वहीं वाहन भत्तों को बढ़ाकर 450 से 1200 कर दिया गया है। वहीं अल्मोड़ा के महिला कॉलेज को बंद कर दिया गया है। छात्रों और फैकल्टी को
कुमाऊं विश्वविद्यालय से सम्मत कर दिया गया है। वहीं राजकीय महाविद्यालय के 38 प्रवक्ताओं को भी स्थायी नियुक्ति देने का फैसला कैबिनेट की बैठक में कर लिया गया है। इससे पहले शिक्षा विभाग में ट्रांसफर नीति को बना दिया गया है। सरकार ने ये निर्णय लिया है कि इसके लिए एक पारित किया जाए, एक एक्ट बनाया जाए, जिसमें शासन के लिए, विभागों के लिए बाध्यता होगी कि वो बजट का 21% जो एयरमार्क्ड है समाज कल्याण में SC/ST कॉम्पोनेंट के लिए, उतना पैसा प्रावधान करें, उतना पैसा का रिलीज हो, उतना पैसा खर्च करें। लेकिन कैबिनेट में इसे नहीं रखा गया, इसे विचलन के माध्यम से पास किया गया है। वहीं डिप्लोमा इंजीनियर्स और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की हड़ताल के दौरान की गई अनुपस्थिति को EL में समायोजित किया जाएगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा की माने तो यूपीए सरकार के 4 साल उपलब्धियों से भरे पूरे रहे, जहां देश की विकास दर 5 और 6% के आसपास रही, जो चीन और इंडोनेशिया को छोड़कर दुनिया में सबसे अधिक है। वहीं 12 लाख करोड़ के बजट में से 4.25 लाख करोड़ महज लोक कल्याण की योजनाओं के लिए खर्च किए गए। विजय बहुगुणा की माने तो बीजेपी और बाकी विपक्षी दल अगर सरकार का साथ देते तो इसी सत्र में खाद्य सुरक्षा बिल और भूमि अधिग्रहण कानून भी पास हो जाते, जिससे देश की जनता को बड़ा लाभ हो सकता था। साथ ही पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर उत्तराखंड सरकार ने अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए चलाए जाने वाली योजनाओं पर पूरा पैसा खर्च करने का कानून भी बना डाला। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मंदी और दबाव के बावजूद देश का विकास दर 5%, 6% रहा है। ये एक मैं कहूँगा बहुत बड़ा अचीवमेंट है कंट्री के लिए। 200 करोड़ की लागत से बनने वाले देहरादून के अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम के लिए ONGC के साथ सांकेतिक सहमति बुधवार को बन जाएगी और बृहस्पतिवार को योजना आयोग के सामने पेश होगा उत्तराखंड का वार्षिक योजनाएं। मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने किया लोकार्पण। मंगलवार को राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर मुख्यमंत्री ने देहरादून को दिया तोहफा। देहरादून की डिस्पेंसरी रोड पर एक बहुउद्देशीय भवन का लोकार्पण किया गया, जिसमें डिस्पेंसरी रोड में स्थित दुकानों के साथ साथ तहसील भवन और खाद्य व आपूर्ति विभाग का कार्यालय रखा गया है। मुख्यमंत्री ने जहां भवन का लोकार्पण किया, वहीं राजीव गांधी की मूर्ति का भी अनावरण किया। उत्तराखंड की सरकार ने अपनी श्रद्धांजलि दी है। ये भवन उनके नाम पे किया गया है। मुख्यमंत्री के साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष यशपाल आर्या, खेल मंत्री दिनेश अग्रवाल और मंत्री प्रीतम सिंह भी मौजूद थे। उत्तराखंड के राज्यपाल अजीज कुरैशी ने दिया है विवादास्पद बयान। उनका कहना है कि घरेलू हिंसा करने वालों का मुंह काला करके लोगों को उनके घरों के सामने आंदोलन करना चाहिए। महामहिम ने कहा कि मेरी इजाजत है आपको ऐसा करने की। हालांकि महामहिम ने इसे कानून का उल्लंघन भी बताया, लेकिन उन्होंने भावेश में आकर ये भी कहा कि ऐसे आरोपियों का पीड़िता के साथ न्याय करने तक बहिष्कार करना जरूरी है और इनसे रिश्ते नाते तोड़ने जरूरी हैं। दरअसल महामहिम ऐसी ही 2 पीड़िताओं की आप बीती सुनकर भावावेश में आ गए थे। राज्यपाल भीमताल में राष्ट्रीय महिला आयोग और वाटर नामक एक NGO के घरेलू हिंसा के कार्यक्रम में बोल रहे थे। वरिष्ठ पत्रकार उमेश शर्मा को नैनीताल हाईकोर्ट से मिली है राहत। नैनीताल हाईकोर्ट ने पत्रकार उमेश शर्मा के खिलाफ दायर उस एप्लीकेशन को सिरे से खारिज कर दिया है, जिसमें निचली अदालत की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की गई थी। वरिष्ठ पत्रकार उमेश कुमार शर्मा को नैनीताल हाईकोर्ट से राहत मिली है। नैनीताल हाईकोर्ट ने पत्रकार उमेश शर्मा के खिलाफ दायर जनहित याचिका में दिए गए उस प्रार्थना पत्र को सिरे से खारिज कर दिया है, जिसमें याचिकाकर्ता द्वारा निचली अदालत की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की गई थी। प्रार्थना पत्र में कहा गया था कि आगामी 23 तारीख को डीजे कोर्ट देहरादून में पत्रकार उमेश शर्मा के वाद वापसी की सुनवाई होनी है और इस सुनवाई पर रोक लगा दी जाए, लेकिन नैनीताल हाईकोर्ट की खंडपीठ ने इस प्रार्थना पत्र को निराधार बताकर खारिज कर दिया। वाद वापसी का एप्लीकेशन लगा हुआ है जो कि 23 तारीख को आ रहा है और जिसकी निर्णय उस दिन होगी, 23 तारीख को होगी। उसी के खिलाफ यहाँ पे एक एप्लीकेशन लगा था कि उस चीज को डीजे के यहाँ स्थगित किया जाए और इस पिटिशन को भी 17 तारीख को लगाया जाए और इस चीज को कोर्ट ने बिल्कुल ही नामंजूर कर दिया है और कोर्ट ने कहा है कि नहीं, जो वाद वापसी का जो केस चल रहा है उमेश जी के खिलाफ वो 23 तारीख को सुना जाएगा और जो भी निर्णय होगा वो दिया जाएगा। हाईकोर्ट से एप्लीकेशन खारिज होने के बाद अब देहरादून की निचली अदालत में 23 तारीख को इस मामले की सुनवाई होगी। उत्तराखंड में शहीद आंदोलनकारियों के परिजनों का हमदर्द बनने में कोई पीछे नहीं रहा है। जी हां, सियासत करने वाले राज्य आंदोलनकारी और उनके परिजनों के प्रति चाहे जितनी भी सहानुभूति की बात करें, लेकिन हकीकत आपके सामने है। पूर्व मुख्यमंत्री BC खंडूरी ने शहीद हुए लोगों के परिजनों को 3000 रूपए प्रतिमाह पेंशन देने की बात कही थी। उसके बाद मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने भी उसे बढ़ाकर 5000 कर दिया, लेकिन शहीद आंदोलनकारी के आश्रितों को अभी तक पिछले 1.5 साल से पेंशन नहीं मिली है।
खुद भुवनचंद खंडूरी इस पर हैरत जता रहे हैं। उनका कहना है कि अगर उनके शासनादेश में कोई कमी नहीं थी तो सरकार को उसको खत्म कर देना चाहिए। भाई पेंशन वगैरह कोई अभी तक कोई नहीं मिला। मतलब ये है जानकारी है हमें कि 31 दिसंबर 12 तक आदेश हो चुके थे जो, परंतु अभी तक कोई पेंशन वगैरह